नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं गौनिका अरोड़ा। ठीक 39 घंटे बाद सोमवार सुबह 11 बजे नरेंद्र मोदी बनाम राहुल गांधी की सियासी फाइट का नया सीजन शुरू होगा। लोकेशन दिल्ली होगी। दिल्ली की नई संसद में 18वीं लोकसभा के सभी चुने हुए सांसदों की एंट्री होगी। लेकिन उस वक्त भी सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की नजरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर ही होंगी। तीसरी बार सरकार बनाने के बाद नरेंद्र मोदी पहली बार लोकसभा में जाएंगे तो क्या बताएंगे, क्या सुनाएंगे? 240 सीटें जीतने वाले मोदी का सामना अब की बार 99 सीट जीतने वाले राहुल से होगा। तब क्या होगा? संसद के भीतर कैसी तस्वीरें दिखाई देंगी, कैसा माहौल होगा? इसका ट्रेलर लॉन्च हो चुका है। मोदी विरोधी गुट ने अब की बार प्रधानमंत्री को घेरने के लिए 3 सूत्रीय फॉर्मूला निकाला है। क्या है ये फॉर्मूला और मोदी ने विरोधियों के इस फॉर्मूले का कौन सा तोड़ निकाला है? सड़क से लेकर संसद तक अब की बार क्या होगा? क्या पहले की तरह शोर मचेगा या नरेंद्र मोदी का ही जोर चलेगा? आइए आपको इस रिपोर्ट से समझाते हैं। 39 घंटे बाद 18वीं लोकसभा का पहला सेशन होगा। 2340 मिनट के बाद संसद के भीतर क्या होगा? इधर 240 सीट वाले मोदी होंगे, उधर 99 सीट वाले राहुल होंगे। सत्ता पक्ष वर्सेस नेता विपक्ष की फाइट होगी। क्या नई लोकसभा की ये फाइट बहुत टाइट होगी? सड़क से संसद तक एक साथ हम ये लड़ाई लड़ेंगे और ये लड़ाई जीतेंगे, 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 जीतेंगे। मोदी को 18वीं लोकसभा में पहले दिन से बदनाम करने के लिए राहुल क्या करने वाले हैं? कौन सी लड़ाई लड़ने वाले हैं? सोमवार को अखिलेश कौन सा पन्ना पढ़ने वाले हैं? ममता की पार्टी के सांसदों को प्रधानमंत्री मोदी को घेरने के लिए कौन सा ऑर्डर मिला है? उद्धव, पवार, स्टालिन, तेजस्वी ने अपने सांसदों को कौन सा टास्क सौंपा है? क्या नई लोकसभा का पहला दिन एक बार फिर हंगामे की भेंट चढ़ेगा? क्या सड़क से लेकर संसद के भीतर तक पहले की ही तरह हर तरफ सिर्फ शोर मचेगा? राहुल ने अभी से एजेंडा सेट कर दिया है। मोदी पर हमले की नई स्क्रिप्ट लिख दी गई है। सड़क से लेकर संसद तक शोर शराबे वाली चर्चा का पर्चा लिख दिया है। विपक्ष का फोकस 3 मुद्दों पर रहेगा। नंबर 1 नीट, नंबर 2 अग्निवीर और नंबर 3 एग्जिट पोल के बाद शेयर बाजार में हुआ उथल पुथल। अगर सरकार आपकी रक्षा नहीं कर सकती है तो ऑपोजिशन आपकी रक्षा करेगी। इसको मैं पर्सनली संसद में आपके लिए उठाऊंगा और पूरा का पूरा दबाव हम सरकार पे डालेंगे। राहुल का इंटेंशन क्लियर है। उनके टारगेट पर नरेंद्र मोदी ही हैं। नरेंद्र मोदी देश में 293 सीटों वाली एनडीए की सरकार चला रहे हैं, लेकिन राहुल और मोदी के दूसरे विरोधी 293 काउंट ही नहीं कर रहे हैं। वो तो मोदी के 240 काउंट करके अपनी स्ट्रेटजी बना रहे हैं। विपक्ष का इरादा ही यही है कि 18वीं लोकसभा के पहले दिन मोदी को फंसाओ, मोदी की सरकार गिराओ और इसके लिए जो मन में आए वो फैलाओ। तो क्या सच में विपक्ष के बिछाए जाल में मोदी फंस जाएंगे? क्या राहुल मोदी को बदनाम करने वाली साजिश में कामयाब हो जाएंगे? क्या सच में मोदी की लोकप्रियता कम हो गई है? क्या सोमवार को राहुल उसमें और डेंट लगा देंगे? पेपर लीक हो, अग्निवीर हो या शेयर बाजार में उथल पुथल हो, राहुल ने इन तीनों ही मुद्दों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। हर बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल ने मोदी वाला टेप ही ऑन किया है। प्रधानमंत्री के लिए अनाप शनाप ही कहा है। अब हुआ क्या? अब देश में कोई उनसे डरता ही नहीं। जो पहले 56 इंच की छाती थी, अब नंबर तो नहीं दे सकता हूं, बट 30-32 हो गई है। पूरा जो ढांचा था, इतना बड़ा गुब्बारा था, वो इतना बड़ा हो गया। अब इससे नरेंद्र मोदी जी को साइकोलॉजिकल बहुत टेंशन होगा, बहुत प्रॉब्लम होगी, क्योंकि उनका जो काम करने का तरीका है वो लोगों को डराने का है, धमकाने का है। अब वो डर चला गया। आपने देखा, पता नहीं देखा या नहीं, वाराणसी में वो चप्पल मार दी किसी ने।
अब आप इमेजिन कीजिए, चुनाव से पहले अगर कोई मानना भी चाहता था, डरता, तो वो जो डर था वो गायब हो गया, खत्म हो गया। और इंटरनल भी प्रॉब्लम्स हैं, इनकी पार्टी में प्रॉब्लम्स हैं, इनके पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन में इश्यूज हैं। तो मेरा कहना है कि जो नरेंद्र मोदी का जो कॉन्सेप्ट था उसको ऑपोजिशन ने डिमोलिश कर दिया, खत्म कर दिया है। उसको आप 56 इंच की छाती कहें, उसको आप डर कहें, उसको आप मतलब जो बिग नरेंद्र मोदी जी की जो इमेज थी उसको फाड़ दिया हमने। लेकिन राहुल के इस फॉल्स नैरेटिव से, मोदी विरोधी ऊटपटांग बातों से क्या प्रधानमंत्री को कोई फर्क पड़ा है? क्या देश में मोदी को लेकर, देश की संस्थाओं को लेकर कोई निगेटिव सेंटीमेंट दिखा है? जवाब है नहीं। और इसका जवाब आपको इस हेडलाइन में मिलेगा। 2024 में मोस्ट ट्रस्टेड इंस्टीट्यूशन एनुअल सर्वे का डेटा कहता है कि भारत के डिफेंस फोर्सेस, भारत के प्रधानमंत्री, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग 2024 में भारत की मोस्ट ट्रस्टेड संस्थाएं हैं। 54% लोगों की नजर में डिफेंस फोर्सेस, 49% लोगों के मुताबिक भारत के प्रधानमंत्री, 48% के मुताबिक आरबीआई, 45% के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट, 43% के मुताबिक सीबीआई और 41% के मुताबिक चुनाव आयोग भारत की सबसे भरोसेमंद संस्थाएं हैं। भारत में टीयर 1 शहर में रहने वाले 70%, नॉर्थ जोन में रहने वाले 67%, वेस्ट जोन में रहने वाले 62%, 45 से ज्यादा उम्र के 56% और पार्ट टाइम और फुल टाइम जॉब करने वाले 54% लोगों की नजरों में भारत के प्रधानमंत्री सबसे भरोसेमंद हैं। 18वीं लोकसभा शुरू होने से पहले आया यह सर्वे बता रहा है कि देश का मोदी पर भरोसा बरकरार है। विपक्ष के झूठे नैरेटिव से देश के लोगों को फिलहाल तो कोई सरोकार नहीं है। यह हमने 14 में भी देखा, 19 में भी देखा और अब 24 में भी देख रहे हैं। अगर वो इस प्रकार के हिसाब किताब नहीं लगाएंगे और ऐसी बातें नहीं फैलाएंगे तो उनके गठबंधन में लोग कैसे जुड़ेंगे? उनको अपने गठबंधन में लोगों को जोड़ने के लिए कुछ न कुछ तो बड़ी बड़ी बातें दिखानी पड़ेगी और ये अपनी परिस्थितियां बचाने के लिए ये बातें बनाई जा रही है। कोई साइंटिफिक चीज़ है कि ये इतनी सीटें, इतना क्लब, इतना क्लब रहा, ये तो एक लिमिटेड, मैंने जो वर्क कहा जो 2013-14 में भी यही लॉजिक था। उस समय भी 200 से कम वाली क्लब की चर्चा इसी टोली ने की थी। और ये सेट ऑफ पर्सन जो मैं कह रहा हूँ उसको आप भली भांति जानते हैं कौन है। तो ये उनके लिए उनके नैरेटिव चलता रहता है। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, हम हमारे देश के सामान्य मानवी की समझदारी पर अविश्वास न करें। मैं सभी पॉलिटिकल पंडितों को ये कहता रहा हूँ कि हम सामान्य मानवी की समझदारी पर भरोसा करें। आखिर हिंदुस्तान का सामान्य मानवी को इस सरकार का ऐसा क्या अनुभव हुआ है कि जिसके कारण इस सरकार से वो दूर जाने की कोशिश करेगा? 2013-14 की हेडलाइन क्या हुआ करती थी और आज हेडलाइन क्या होती है? तो सामान्य मानवी इन सारी बातों को समझता है और मेरा देश की जनता जनार्दन पर भरोसा है, मेरा देश के युवाओं पर भरोसा है। इसको मैं पर्सनली राहुल मोदी पर हमलावर तो हैं, लेकिन 18वीं लोकसभा में खुद अपने रोल को लेकर अभी तक क्लियर नहीं है। कांग्रेस अभी तक यह तय नहीं कर पाई है कि लोकसभा में लीडर ऑफ ऑपोजिशन कौन होगा। नियमों के मुताबिक लोकसभा में नेता विपक्ष वही बन सकता है जिसके पास कम से कम 55 लोकसभा सांसद हो। 10 साल तक कोई विपक्ष का नेता नहीं बन पाया क्योंकि कोई भी पार्टी 55 का आंकड़ा टच नहीं कर पाई थी। 2019 में कांग्रेस 52 सीटों के साथ सेकंड लार्जेस्ट पार्टी थी, 55 से 3 कम रह गई। 2014 में भी कांग्रेस 44 सीटों के साथ सेकंड लार्जेस्ट पार्टी थी, लेकिन 55 के आंकड़े से 11 सीटें पीछे रह गई। लेकिन अब की बार कांग्रेस लीडर ऑफ ऑपोजिशन बन सकती है क्योंकि 24 के चुनाव में उसने 99 सीटें जीती है और इंडिया अलायंस में राहुल की पार्टी
इतनी सीटें जीतने वाली सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है। शरद पवार पहले ही कह चुके हैं, अब की बार कांग्रेस को ही तय करना है कि नेता विपक्ष कौन बनेगा। कांग्रेस की CWC की मीटिंग में राहुल के नेता विपक्ष बनने को लेकर प्रस्ताव भी पारित हुआ। राहुल ने उसके लिए कुछ वक्त भी मांगा। सोमवार से लोकसभा का सत्र शुरू होने वाला है, लेकिन इंडिया गुट में लीडर ऑफ अपोजिशन को लेकर अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं है। विरोधी गुट वाले खुद अपना नेता नहीं चुन पा रहे हैं, एक नाम तय नहीं कर पा रहे हैं। वो तो दिन रात सुबह शाम बस मोदी मोदी ही किए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की ये सरकार सत्ता की सरकार है। जिस तरीके से सरकार मिले वो सब कुछ वो करने के लिए तैयार है। आज कोई राम मंदिर का नाम नहीं ले रहा, कोई राम का नाम नहीं ले रहा। सत्ता आ गई, इनके पास कोई ऐसा शक्ति नहीं होती। सरकार इतना डरी हुई क्यों, घबराई हुई क्यों है? लोकतंत्र में विश्वास क्यों नहीं करती? परंपराओं पे क्यों नहीं चलती? तानाशाही के रास्ते पे क्यों चल रही? ऑफ कोर्स, निश्चित आरजेडी हमेशा मुखर रही है, चाहे किसानों का मसला हो, मजदूरों का मसला हो, युवाओं का मसला हो। और इस सरकार को मैंडेट भी उसी तरह का है, सावधानी से चलो नहीं तो दुर्घटना हो जाएगी। राहुल की टाइमलाइन चेक करने पर पता चलता है वो इन दिनों हर वो काम कर रहे हैं जो नेता विपक्ष के रोल में कोई करता है। इससे तो एक ही हिंट मिलता है कि राहुल 18वीं लोकसभा में विपक्ष की ओर से कोई बड़ी भूमिका निभाने वाले हैं। इस पर क्लैरिटी बहुत जल्द मिल जाएगी। लेकिन दूसरी चीज पूरी तरह क्लियर है और वो ये है कि राहुल मोदी मोदी करना नहीं छोड़ने वाले। संसद के भीतर और बाहर इंडी वाले इस बार हर बात में मोदी का नाम फिट करके खूब शोर मचाने वाले हैं। वैसे शोर से याद आया, एक शोर खुद इंडिया अलायंस में मचना शुरू हो गया है और इस शोर का लोकेशन महाराष्ट्र बना है। वही महाराष्ट्र जहां 48 लोकसभा सीटों में से इंडी गुट को कुल 30 सीटें मिली, लेकिन अब महाराष्ट्र की 288 सीटों वाली विधानसभा में सीट शेयरिंग को लेकर इंडिया अलायंस में आपस में ही उठापटक शुरू हो चुकी और यह उठापटक शरद पवार के एक बयान से शुरू हुई। महाराष्ट्र में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले शरद पवार ने MVS में सीट शेयरिंग को लेकर अपना रुख स्पष्ट कर दिया है और कहा है कि उनकी पार्टी इस बार सीट शेयरिंग पर समझौता नहीं करेगी। उन्होंने ये भी कहा कि लोकसभा चुनावों के दौरान उनकी पार्टी महाविकास अघाड़ी के पार्टनर्स की तुलना में कम सीटों पर चुनाव लड़ने पर सहमत हो गई थी, लेकिन विधानसभा चुनाव में स्थिति अलग होगी। शरद पवार का इतना कहना था कि मुंबई से लेकर दिल्ली तक, कांग्रेस से लेकर शिवसेना UBT तक हर कैंप में हलचल मचनी शुरू हो गई। संजय राउत ऑफेंसिव हो गए, अपनी पार्टी को महाराष्ट्र की बड़ी पार्टी डिक्लेयर कर बैठे। देखिए, महाविकास आघाड़ी है। पवार साहब, माननीय शरद पवार साहब हमारे महाविकास आघाड़ी के प्रमुख स्तंभ है, मार्गदर्शक है, हमारे प्रमुख नेता भी है। और अब तक सीट शेयरिंग की बात भी नहीं हुई है, चर्चा भी नहीं शुरू है, न एनसीपी के साथ न कांग्रेस के साथ। तो ये बात उठती नहीं कि कौन कितनी सीटें लड़ेगा, सभी बराबर के हिस्सेदार हैं। लोकसभा चुनाव में हमने महाविकास आघाड़ी ने एक साथ चुनाव लड़कर पूरे देश को दिखा दिया एकता का जोड़ क्या होता है। हमने रोका है, बहुमत को रोका है मोदी जी के लिए, महाराष्ट्र ने और उत्तर प्रदेश ने। तो हमारी बातचीत जल्दी शुरू होगी। अब विधानसभा और पार्लियामेंट का अधिवेशन चलेगा, उसके बाद हम फिर एक बार बैठेंगे और हम एक दूसरे के साथ बैठकर बातचीत करेंगे। उसमें क्या है, कौन कितनी सीटें लड़ेगा उस पर निर्भर करता है कि कौन कहां जीतेगा। संजय राउत ने एक बात कही, महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने दूसरी बात कही। उनका टोन सुनकर आपको भी यही लगेगा। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले पवार कैंप के बाउंसर से कांग्रेस पूरी तरह बैकफुट पर चली गई है। उसके सारे नेता अब संभल कर बोलने लगे हैं। नेताओं को अपने कार्यकर्ताओं में ऐसे भाषण देना पड़ता है
पवार साहब ने दिया तो उसको कोई गलत नहीं है। हम भी बोलेंगे हम 4 कदम पीछे हुए हैं। तो आखिरी जब हम लोग सब बैठेंगे तब सीट शेयरिंग की बात होगी, तब हम सब लोग आपके सामने आएंगे तब, लेकिन हम लोग महाविकास आघाड़ी करके चुनाव लड़ेंगे। देखिए, मेरे ख्याल से ये मसला मीडिया का मसला नहीं है। ये तो तीनों पार्टीज को बैठ के तय करना पड़ेगा कौन कितनी सीटें लड़ेगा और उसके बाद फैसला होगा। इस बीच महाराष्ट्र में मराठा आंदोलन की लपटें एक बार फिर से उठने लगी है और इसे पॉलिटिकल बैकिंग मोदी विरोधी पार्टियां ही दे रही हैं। लोकसभा चुनाव में इंडी वाले झूठ की दुकान खोलकर बैठे थे और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए वो आरक्षण वाली आग को हवा देने की कोशिश कर रहे हैं। जब भी ऐसे मुद्दे आते हैं तो उस पर राजनीति होती ही है, उसमें कोई उसका फायदा लेता है, कोई उसका नुकसान भुगतता है। तो ये वो समय की बात है, पर इसको हमेशा की तरह इसको सुलझाने की जरूरत है। हमारे महाराष्ट्र का एक अलग कल्चर है और इसको सुलझाने की जरूरत इसलिए है कि पीढ़ियों तक इसके जो घाव है ये और नासूर नहीं होने चाहिए, ऐसे मेरी इच्छा है। मैं इतना ही कहूंगी कि उनको जो आरक्षण चाहिए वो आरक्षण ओबीसी समाज ने उसके बारे में कुछ भी आज तक वैसे प्रदर्शन नहीं किया था। ओबीसी समाज ने कहा था ओबीसी समाज के आरक्षण को धक्का बिना लगाए उनको आरक्षण दीजिए, जो कि जब हमारे मुख्यमंत्री थे देवेंद्र जी तब हमने दिया भी था, पर वो बाद में नहीं टिक पाया। और वैसे अभी 10% आरक्षण मराठा समाज को दिया गया है, उसका वो लाभ भी ले रहे हैं। हम सब नेताओं ने आह्वान किया है कि कोई किसी को चोट नहीं पहुंचाए, कोई आतंक की भूमिका न ले, तो लोगों को सामान्य नागरिकों को तकलीफ हो ऐसे कोई भी कदम ना उठाए। वैसे एक दूसरी उठापटक बंगाल से लेकर वायनाड तक होने वाली और इसकी वजह ममता बनर्जी। रिपोर्ट्स के मुताबिक ममता बनर्जी इस बात के लिए रेडी हो गई कि वो वायनाड में प्रियंका गांधी के लिए कैंपेन करेंगी। राहुल गांधी ने वायनाड सीट छोड़कर रायबरेली को सिलेक्ट किया और वायनाड से प्रियंका गांधी चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही हैं। ममता उनके लिए प्रचार करने का मन बना चुकी हैं, लेकिन बंगाल में कांग्रेस और टीएमसी के रिश्ते ऐसे हैं कि वो अभी भी एक दूसरे को नहीं भा रहे। कांग्रेस वाले ममता बनर्जी की पार्टी को टारगेट कर रहे हैं और इंडिया अलायंस वाले कांग्रेस को हद में रहने को कह रहे हैं। ये ठीक बात है कि कांग्रेस पार्टी बंगाल के अंदर कमजोर हुई है, लेकिन इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि कांग्रेस पार्टी किसी दूसरे राजनीतिक दल की मदद करेगी। कांग्रेस पार्टी अपने आप को मजबूत करेगी और अगले चुनाव की तैयारी करेगी। देखिए, कांग्रेस को पूरे देश के अंदर जो अपना गठबंधन है उसको ध्यान में रखते हुए ये सोचना चाहिए कि अगर आप अपने इंडियन अलायंस के खिलाफ ही, अपने इंडिया अलायंस के पार्टनर्स के खिलाफ ही मोर्चा खोल देंगे तो पूरा इंडिया अलायंस कमज़ोर होगा। फिर राष्ट्रीय मुद्दों पे कैसे जो है एक राय बनेगी, फिर कैसे लोग जो है पार्लियामेंट के अंदर केंद्र सरकार को घेरेंगे। तो मुझे लगता है कि एक लक्ष्मण रेखा तो कांग्रेस को बनानी चाहिए, खासतौर पे उन राज्यों में जहाँ पे कांग्रेस इंडिया गठबंधन के दलों के खिलाफ जो है खड़ी होती है। मैं ही नहीं कहता कि आप अपनी राजनीति बंद कर दीजिए, मगर एक लक्ष्मण रेखा आप बनाइए, वरना इससे ओवरऑल इंडिया अलायंस का जो सेंटीमेंट है उस पर नुकसान होता है। यानी ये मोदी विरोधी गठबंधन सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए ही खड़ा हुआ था। चुनाव खत्म होते ही इसमें दरार पैदा होनी शुरू हो गई। सब एक दूसरे पर ही टूट पड़े। बिल्कुल इसी सीन की शूटिंग दिल्ली में भी हो रही है। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी धरने पर बैठी हैं और 24 के चुनाव में आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर मोदी को कोसने वाली कांग्रेस अब दिल्ली सरकार पर ही टूट पड़ी है। कांग्रेस तो अब खुल्लम खुल्ला दिल्ली की केजरीवाल सरकार को फर्जीवाल सरकार कहकर संबोधित कर रही है। स्क्रीनशॉट आपके सामने। प्रधानमंत्री मोदी ने इंडिया अलायंस में इस बिखराव की भविष्यवाणी 24 के नतीजों से पहले ही कर दी और मोदी ने जो कहा था वो अब शब्दांश वही हो रहा है। ये इंडी गठबंधन टूट करके बिखर जाएगा, खटाखट खटाखट। पराजय के बाद बलि के बकरे को खोजा जाएगा, खटाखट खटाखट।
और शहजादे, चाहे वो लखनऊ वाले शहजादे हो या दिल्ली वाले, ये शहजादे गर्मी की छुट्टियों पर विदेश निकल जाएंगे खटाखट खटाखट। किसी ने तो मुझे कहा कि शायद वो टिकट बुक कराने की सूचना भी दे दी है। भाइयों बहनों, एक खटाखट खटाखट भाग जाएंगे, हम ही रह जाएंगे।